हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसको बोल सकते हैं? वैसे अगर आपको कहें तो आप जूनियर क्लास में क्लास 8 9th में आप इसके बारे में सुने होंगे, लेकिन क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें कुछ अलग टाइप के ही हम लोग को जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो इसका अगर हम डिफाइन करें आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कह सकते हैं? आप इसको ऐसे बोलिए, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज a branch of mathematics in which ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री का मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का बात करते हैं जिसमें हम लोग को जो है स्केल पेंसिल ये सब जो होते हैं, तो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, जो भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा। अच्छा, अलजेब्रा किसको कहते हैं? तो अलजेब्रा आपको मालूम होगा जिसमें लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। तो अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो हम लोग का डेफिनेशंस हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। वैसे अगर आपको बता दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, जैसे इसमें दो लाइन होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों यहाँ पे एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया ओ पे। वैसे आपको ये बात कहें, ये एक एक्सिस होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स, और ये एक्स डैश बोलिए, एक्स प्राइम बोलिए, ये नेगेटिव साइड होते हैं। ये वाई प्राइम होते हैं, वाई नेगेटिव होते हैं, और ये वाई पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का हुआ, ये वाई एक्सिस का हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स डैश ओ एक्स, इसको आप बोल सकते हैं एब्सिसा। ये पूरा जो है, पूरा का पूरा को हम क्या बोल सकते हैं? तो एब्सिसा बोल सकते हैं, एब्सिसा। वही अगर हम बात करें वाई ओ और ओ प्राइम का, अभी 10 भी काउंट कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं ऑर्डिनेट। इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ओ से लेकर वाई तक करके हैं तो पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स है। ओ से लेकर ओ वाई डैश तक का बात करें तो नेगेटिव यहाँ पे ऑर्डिनेट्स हैं। ओ से लेकर एक्स तक का अगर बात करें तो पॉजिटिव एब्सिसा होगा। ओ से लेकर एक्स प्राइम तक का बात करें या डैश का बात करें तो नेगेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पहले से ही मालूम है। यहाँ पर अगर कहें तो जैसे मान लीजिए कोई हम इसका लेंथ बना दें आपको, मान लीजिए P है और यहाँ पे ऑर्डर x और y, आपको पता ही होगा, जूनियर क्लास पढ़े होंगे, तो पहले x लिखते हैं फिर उसके बाद y। तो x और y यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कहा जाएगा। x, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या है? यहाँ पे P है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से P से लेकर इस x वाले का अगर बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो ऑर्डिनेट कह सकते हैं। ठीक है ना, ये ऑर्डिनेट्स होगा y के लिए। और यहाँ पे इस तरफ अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? ये एक्स वाला है, तो एक्स एक्सिस वाले को हम बोलते हैं एब्सिसा। इसको हम बोल सकते हैं एब्सिसा। तो ये एब्सिसा होगा, ये ऑर्डिनेट्स होगा। ठीक है, इसको आप नेगेटिव एब्सिसा बोल सकते हैं, और इधर जितने भी होंगे वो पॉजिटिव एब्सिसा होगा, इधर जितने भी होंगे
वो पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स होंगे, इधर नेगेटिव ऑर्डिनेट्स होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको दो बातें ध्यान रखना है। पहला चीज़ यहाँ पर देखिए हम स्टार मार्क्स में लिख रहे हैं, द एब्सिसा अगर हम बात करें ऑफ every point on y-axis is 0। ये आपको ध्यान रखने हैं। जो एब्सिसा जो होगा वो हर एक y पॉइंट्स के लिए वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। हमेशा हर एक पॉइंट के लिए। अगर मान लीजिए ये इस तरह का बात करें, ये तो आपका ऑर्डिनेट्स हुआ ना, तो ऑर्डिनेट्स तो हुआ, लेकिन एब्सिसा जो है ना हर एक वाई एक्सिस के लिए 0 होगा। और वही इसका उल्टा अगर हम बात करें, द ऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एन एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एब्सिसा एवरी पॉइंट वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एब्सिसा हर एक वाई पॉइंट पे 0 हो जाएगा। और वही ऑर्डिनेट्स का बात करें तो ऑर्डिनेट्स जो है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या बन जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात जो हमने बताया। यहाँ पर जो ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को जो है ना कुछ फॉर्मूले यूज करने होंगे। तो सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया जो कौन सा ऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एब्सिसा कौन सा होता है, इधर वाले जो होगा वो नेगेटिव्स होते हैं, इधर वाला जो होगा पॉजिटिव्स होते हैं। अच्छा, आपको जो है ना क्वाड्रेंट पता ही होगा। जैसे इसमें कहते हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें अगर बात करें तो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपको पता है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, वही सेकंड क्वाड्रेंट, ये हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको माना जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको माना जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक पहले से ही मालूम है। और ये ओरिजिन्स पॉइंट है। तो बाकी बात जो है ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, और वो है हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे क्या माना जाएगा, तो मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन्स है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, ये ओरिजिन्स हुआ। अब क्या है ना, जब हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे तो कुछ यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से कोई लाइन मिला, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरीके से हमने बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो सकता है, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो सकता है, इस चैप्टर में हम लोग को सॉल्व करने होंगे। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे इस ज्योमेट्रिकल में, इस ग्राफ्स में जो है ना ए और बी कोई यहाँ पे ऑर्डिनेट्स होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स फर्स्ट है और ये वाई फर्स्ट है, और यहाँ पे ये एक्स है और ये y है। ठीक है, तो आप इसको 1 भी मान सकते हैं, इसको भी 1 मान सकते हैं, इसको आप 2 मान सकते हैं, इसको भी 2 मान सकते हैं। तो ये A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में हमको क्या निकालना होगा, डिस्टेंस। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली जो क्वेश्चंस होगा वो डिस्टेंस फार्मूला से होगा, सेक्शन फार्मूला से होगा। ठीक है ना, मिड पॉइंट फार्मूला से होगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करेंगे। तो इसमें माना जाता है यहाँ पे जब आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स अगर आपको मिला, कोई कोऑर्डिनेट्स मिल गया, तो आपको उसके बीच में क्या निकालने हैं, डिस्टेंस निकालने। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए कोई हम पॉइंट्स किए होंगे लाइक, तो यहाँ और इसके बीच में हमको क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, मान लीजिए यहाँ पे ये 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 3 मान लेते हैं 4 है, फिर यहाँ पे मान के चलते हैं 1 है 2 है और यहाँ मान लेते हैं 3 है।
तो आप अगर इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर ए पॉइंट्स यहाँ पर जो ए कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे एक्स वाई क्या हो सकता है, एक्स ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स प्राइम नेगेटिव है, ये वाई प्राइम है और ये वाई। तो इसका मतलब ये हुआ ये फर्स्ट जो पॉइंट दिख रहा है ये एक्स का कितना दिख रहा है 1, मतलब हम यहाँ पे किए तो 1 और फिर वाई का भी 1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है 1,1 हो सकता है ए के लिए। फिर वही अगर बात करें बी के लिए तो ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करके दिखा दें, वाई के लिए कितना दिख रहा है यहाँ पे 4 और एक्स के ये एक्स के लिए कितना दिख रहा है 4, तो यहाँ पे 4 हो सकता है। फिर वाई के लिए अगर इसको सामने सामने करें तो 3, तो यहाँ पे 4, क्या निकल गया 3। तो 4,3 ये बी के लिए कोऑर्डिनेट्स बना और ए कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या बना 1,1। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है ये मुझे निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, तो जैसे ए बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए बी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला √x2। जैसे ये मान लीजिए x2 है तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, ये x1 है इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है प्लस √अंडर में ही रहेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। आप इसको डिस्टेंस फार्मूला नोट कर सकते हैं, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला जब आपके दो पॉइंट्स के बीच में आपको निकालने होंगे डिस्टेंस। तो हम ए को मान लिए यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, बी कोऑर्डिनेट्स को मान लिए x2 y2। तो इसके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है जी कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला के अलावा कुछ यहाँ पे कुछ बातें हम आपको पहले बताना चाहेंगे, उसके बाद ही हम सेक्शन फार्मूला पे बात करेंगे या मिड पॉइंट फार्मूला का बात करेंगे। जैसे कुछ यूजफुल टर्म्स होते हैं, अगर आपको मान लीजिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए अगर आपको निकालना हो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब बहुत सारे ऐसे पॉलीगॉन्स जो कि आपको निकालने होंगे, उसके लेंथ के डिस्टेंस को फाइंड करना होगा, तो आप डिस्टेंस फार्मूला ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ हम आपको जो है ना यूजफुल जो चीज़ें हैं, रिजल्ट्स हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ़ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से अगर मान लीजिए अगर आपको बोला गया हो तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं, तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं उसके लिए जैसे मान लीजिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बनाए तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालने पड़ेंगे। क्या उसके सब साइड उसके लेंथ जन इक्वल है या नहीं है, उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, तो निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालेंगे। पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी होगा, उसके पैरेललोग्राम में इफ़ अपोजिट साइड अगर इसका इक्वल कर दें तो हम लोग को यहाँ पे माना जाएगा क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं। तो चलिए हम आपको जो है ना इसको अच्छे से समझा के बताते हैं। जैसे देखिए अगर फर्स्ट मैंने बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, सारे साइड इसका क्या होना चाहिए, साइड के बेसिस पे इक्वल होने चाहिए। जैसे ए हुआ और ये बी हुआ और ये सी हुआ, तो ये ए बी साइड और ए सी साइड और बी सी साइड सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी। अगर तीनों अगर इक्वल हो गया तो हम लोग क्या निकालें, तीनों के बीच में क्या होगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे इसके यहाँ भी ए का कोऑर्डिनेट्स होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेके हैं जो 2,4 है, ठीक है ना, यहाँ पे 3,4 है, ऐसा करके। वैसे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल सारा कोऑर्डिनेट्स आपको एक जैसा नजर आएगा। अब ये सब साइड इसका इक्वल है, कितना है ये निकालना अगर होगा तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वही अगर बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होता है, जब आपके पास जैसे यहाँ पे एक बनाए हैं ट्रायंगल, तो ये दो साइड इक्वल होना चाहिए। अच्छा, दो साइड अगर इक्वल है तो क्या माना जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच में, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, या अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं बी सी इक्वल्स टू ए सी। मतलब यहाँ पे आपके पास दो साइड कोई भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम भी अगर आपको प्रूफ करने होंगे तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम के लिए क्या कहा गया है, जब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल। तो मान लीजिए अपोजिट साइड अगर आपको इक्वल दिखाना है, जैसे ए बी सी और डी,
तो ये ए बी के इक्वल्स टू में क्या कर देना है हमको डी सी। तो ए बी के बीच में हमको क्या निकालना होंगे, डिस्टेंस निकालना होंगे। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो सकते हैं यहाँ पे डी सी। तो ए बी इक्वल्स टू अगर डी सी हुआ तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर उसके बाद है रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल इफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। तो यहाँ पे ये कहा गया अगर आपके पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको पता ही है जो 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो 90 डिग्री बना दिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल। तो मान लीजिए यहाँ पे अपोजिट साइड के लिए अगर बात करें, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड अगर हम दिखा दें, या ये साइड इक्वल्स टू ये साइड दिखा दें, अपोजिट साइड का बात किया जा रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम ये दिखा दें जो डी सी इक्वल्स टू क्या है ए बी, या अदरवाइज हम ये दिखा दें जो ए डी इक्वल्स टू क्या है बी सी। तो ए डी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला और बी सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तभी भी निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लेंथ ऑफ डायगोनल भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, इसके बीच में डिस्टेंस, ए सी के बीच में डिस्टेंस और डी बी के बीच में डिस्टेंस दिखा देंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया रोम्बस के लिए, अ क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस इफ़ ऑल द 4 साइड्स इक्वल। अगर आपको क्वेश्चंस में दे दिया गया तो पता करो, प्रूफ करो क्या ये रोम्बस है या नहीं। तो रोम्बस को प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे रोम्बस का फिगर डायग्राम ड्रॉ किया ए बी सी डी। तो रोम्बस के लिए क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी इक्वल्स टू क्या दिखा दें बी सी। फिर दिखा सकते हैं यहाँ पे सी डी इक्वल्स टू डी ए। यहाँ पे अगर हम चारों साइड अगर दिखा दिए तो क्या माना जाएगा, यहाँ पे ये रोम्बस माना जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ और टर्म्स दिया गया है। रोम्बस हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए भी सेम है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो सारा साइड्स अगर इक्वल दिखा दें डिस्टेंस फार्मूला से तो उसको ही माना जाएगा स्क्वायर है। रेक्टेंगल के लिए हमने बात कर ली पैरेलग्राम, रेक्टेंगल हुज डायगोनल्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। डायगोनल भी अगर इक्वल दिखा दें, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये डायगोनल और ये डायगोनल जो दोनों इंटरसेक्ट किया है, तो ए बी सी डी, अगर हम यहाँ पे ये दिखा दें ए सी इक्वल्स टू क्या है बी डी, तभी भी हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम क्या हैं, तो रोम्बस इज ए स्क्वायर हुज डायगोनल आर इक्वल। रोम्बस इज स्क्वायर हुज डायगोनल आर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, तो इन पैरेलग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस ऑल हैव डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर। अच्छा, बाइसेक्टिंग अगर कर रहा होता हो, ठीक है ना, पैरेलग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस जितने भी है डायगोनल सबका सब क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो उसके हिसाब से भी हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला जो आगे देंगे उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना कुछ टर्म्स हम लोग को निकल के आया है, ठीक है ना, ये चीज़ें जो हम लोग को ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला का। अच्छा, सेक्शंस फार्मूला हम लोग कब यूज कर सकते हैं, सेक्शंस फार्मूला हम लोग कब यूज करते हैं। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, कोई एक लाइन है, ठीक है ना, और ये जो लाइन है ए और बी 2 पॉइंट्स है, इसके बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो भी डिस्टेंस है इसको एक सर्टेन रेशियो में अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड किया होगा, या मान लीजिए यहाँ पे और आगे बढ़ा देते हैं, ये मान लीजिए डी, तो हम ये भी कह सकते हैं ए और डी, ए से लेकर डी जो पॉइंट्स है इसके बीच में हमने कुछ रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो डिवाइड जो साइड करते हैं, जो ये सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको अगर सर्टेन रेशियो में इंटरनली अगर यहाँ पे अगर हम इंटरनली, देखिए सेक्शन फार्मूला जो है ना हम 2 तरीके से बात कर सकते हैं, एक होता है इंटरनली और दूसरा होता है एक्सटर्नली, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनली का सेक्शंस फार्मूला, इंटरनली का हम बात कर रहे हैं। इंटरनली यहाँ पे जब से कुछ सर्टेन रेशियो में जब डिवाइड किया जाएगा उसका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और डी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको समझने के लिए हम आपको ये बता दें, मान लीजिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ पे सी पॉइंट्स लाइज किया और कुछ सर्टेन रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो सर्टेन रेशियो, तो रेशियो यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए इसको m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये क्या हो सकता है, जैसे x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। यहाँ पे ये x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दिया जा सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, ठीक है ना।
तो क्वेश्चंस यहाँ पे ये है जो सेक्शन किस रेशियो में बटा है, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अच्छा, आप जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालो, वाई कोऑर्डिनेट्स निकालो, या तो आप रेशियो निकालो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो है ना फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या अराइज हो रहा है, अगर सी कोई पॉइंट्स है एक्स और वाई यहाँ कोऑर्डिनेट्स है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करता है, ठीक है ना, और इसको इंटरनली अगर रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, तो एक्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले अगर एक्स के लिख रहे हैं तो एम इंटू एक्स टू होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, एम इंटू एक्स टू प्लस फिर आ जाएगा आपका एन इंटू एक्स वन, एन इंटू ये एन है और ये एक्स वन, अब बाय में हो जाता है एम प्लस एन। ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट्स के निकालने के लिए। वही अगर वाई कोऑर्डिनेट्स का अगर बात करें तो देखिए इसके लिए भी होगा एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन, बाय में हो जाएगा एम प्लस एन। यहाँ पे ये हुआ सेक्शन फार्मूला अगर इंटरनली अगर यहाँ पे रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो यहाँ पे एम इज टू एन यहाँ पे रेशियो है, ठीक है ना। वही अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नली का, तो देखिए एक्सटर्नली के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल अगर पॉइंट अगर दिया रहेगा बाहर से तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर लें। तो एक्सटर्नली के रेशियो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन लिए, ठीक है ना, ए और बी है, तो एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा हो बाहर से, इसको बाहर रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, तो उसके लिए अगर कोई पॉइंट्स अगर होगा तो अगर एक्स के लिए निकालना होगा तो इसके लिए क्या होगा, तो एम फिर वही बनेगा एक्स टू माइनस एन एक्स वन, बाय में हो जाएगा एम माइनस एन। अच्छा, इंटरनली में हो जाता है प्लस और एक्सटर्नली में क्या हो जाता है माइनस। वही अगर y के लिए निकालना होगा तो y के लिए क्या होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन, बाय में हो जाएगा एम माइनस एन। ये हुआ आपका एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली अगर कोई रेशियो डिवाइड कर रहा हो तो, और ये हुआ आपका इंटरनली। अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला का। तो देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है ना, क्वेश्चंस में कह रहा हो जब कुछ जैसे स्क्वायर का बात करें, रेक्टेंगल का बात करें, जब वो बाइसेक्ट करेगा तो वहाँ पे आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए और बी के बीच में ना या पी मिड कर रहा हो, ऐसा क्वेश्चंस में अगर दिया हो या कुछ प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू करता हो तो वहाँ पे आप मिड फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x1 y1 भी दिया हुआ है और x2 y2 भी दिया हुआ है और आपको x और y कोऑर्डिनेट्स निकालना है अगर मिड पॉइंट के हिसाब से। तो मिड पॉइंट्स के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर x कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस x1, बाय में हो जाएगा 2। फिर वही अगर y कोऑर्डिनेट्स के निकालना होगा तो y2 प्लस y1, बाय में हो जाएगा 2। तो ये हुआ मिड पॉइंट फार्मूला, ये मिड पॉइंट फार्मूला हुआ, ठीक है। ये मिड पॉइंट फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला इंटरनली और ये हुआ एक्सटर्नली। एम का मतलब यहाँ पर रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको जो है ना निकालने पड़ेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए रहेंगे तो निकालने पड़ेंगे, इधर भी अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये सेक्शन फार्मूला है, तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे वैल्यू को पुट करने हैं तो आपको x y अलग निकलेगा। यहाँ पे एक्सटर्नली ये मिड पॉइंट फार्मूला हुआ, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट फार्मूला हमने बता दिया। अब इसमें जो है ना कुछ हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग को एक और यहाँ पे छूट रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर हम बात करें तो क्या हम लोग लगा सकते हैं, अच्छा कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर ये भी हम लोग फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं ट्राइंगल का। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हम लोग का है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको दे दिया गया तो यहाँ पे देखिए हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ए कोऑर्डिनेट्स, बी कोऑर्डिनेट्स और सी कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पहले ही हम ऑलरेडी सपोज करके रखे हुए हैं।
अगर आपको इसका एरिया निकालना हो, ठीक है ना, इसका एरिया क्या हो सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी अगर आंसर आएगा, अगर नेगेटिव में आ गया आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो हमेशा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फार्मूला पे हम लोग क्या करना है, जो भी यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए, 3 कोऑर्डिनेट्स में से हम लोग को यहाँ पे वैल्यू रख देने हैं, हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट और कंडीशंस दिया गया या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, जो कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अच्छा, कॉलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, तो कॉलिनियर पॉइंट्स का बात कहें, व्हेन अ लाइन सेगमेंट लाइज 3 और मोर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। जैसे मान लीजिए ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें अगर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर लाइज कर रहा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, तो कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको आ गया क्या ये कॉलिनियरिटी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। और ये तभी कॉलिनियर हो सकता है अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0, ठीक है ना। क्या रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू में 0। अगर उसको कॉलिनियरिटी अगर पता करना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। इस वाले वैल्यू पे जो भी कोऑर्डिनेट्स दिया गया होगा उस पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे और वेरीफाई करेंगे। अगर इक्वल्स टू 0 आया तो इसका मतलब वो जो लाइन जो दिखा वो क्या कंडीशंस में आ जाएगा, कॉलिनियरिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा, जब ये 1/2 में है तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे 0 में, तो वैसे भी 1/2 ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यहाँ पे यही है, अगर ये इक्वल्स टू में अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट्स होगा। तो आपको हम इस वीडियो में जो है ना, आपको इंट्रोडक्शंस के बाद किए हैं, आपको 3 फार्मूला आपको एनी हाउ याद होने चाहिए। फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज होल ऑफ द स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, रूट कवर कर देंगे, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। वही अगर बात करें सेक्शन फार्मूला हमने आपको दिया, फिर हमने दिया आपको मिड पॉइंट फार्मूला दिया। सेक्शन फार्मूला में हमने इंटरनली और एक्सटर्नली का बात किए हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पैटर्न पे, इसके जो इंट्रोडक्शंस हम लोग देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, इसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।